नमस्कार साथियों, मैं अजय कुमार। अगर एक दर्शक की निगाह से देखा जाए तो कन्हैया कुमार के व्यक्तित्व में एक तरह की आग दिखाई देती है। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो संघर्ष और विचार को एक दूसरे में फेंट कर ऐसी अभिव्यक्ति कर पाने में सक्षम हो पाते हैं कि सुनने वाला सुनकर कहे कि वाह, क्या शानदार वक्ता है, क्या शानदार तरीके से अपनी बात रखता है। एक तरह का यह गुण माना जाता है राजनीति में। चुनावी राजनीति के मंच पर ऐसे लोगों की सख्त जरूरत है। लेकिन कन्हैया कुमार की पलायन रोको और नौकरी दो की यात्रा जो उन्होंने बिहार में निकाली है, वहां से जो माहौल निकल रहा है उसमें यह आग नहीं दिखाई दे रही है। एक रिपोर्टर के तौर पर मैंने कन्हैया कुमार की 16 मार्च 2025 से चली नौकरी दो यात्रा को 25 मार्च को मधुबनी और 26 मार्च को सहरसा, बिहार के मधुबनी और सहरसा में कवर किया। एक रिपोर्टर के तौर पर कहूं तो कन्हैया कुमार के व्यक्तित्व में जो आग है वह आग कन्हैया कुमार की मधुबनी और सहरसा की यात्रा में नहीं दिखाई दी। ऐसा लगा कि एक झुंड चल रहा है जो चीखते चिल्लाते हुए अपने दर्द बयान कर रहा है, मगर फिर भी लोग उनकी तरफ आकर्षित नहीं हो रहे हैं। यात्रा में मार्च की गर्मी तो है, मगर वह तपिश और आग नहीं है जो व्यवस्था परिवर्तन जैसी लगे। तो चलिए इस वीडियो में कन्हैया कुमार की पलायन रोको और नौकरी दो की यात्रा पर कुछ बात करते हैं। जैसे ही कोई सुनता है कि बिहार में पलायन रोको नौकरी दो जैसी यात्रा कांग्रेस की तरफ से चल रही है, जिसकी अगुवाई कन्हैया कुमार जैसा व्यक्तित्व कर रहा है, वैसे इस बात को अगर सुनने वाला कोई भारत का ऐसा नागरिक है जो संवैधानिक मूल्यों में विश्वास रखता है और चाहता है कि सही मुद्दों पर राजनीति हो, तो उसे यह बात अच्छी लगती है। मगर चुनावी राजनीति का जो खेल है वह केवल सदिच्छा से नहीं जुड़ा हुआ है, अच्छे लगने से नहीं जुड़ा हुआ है, बल्कि ऐसे माहौल से जुड़ा हुआ है जिसमें जनता यह सोचने पर मजबूर हो जाए कि व्यवस्था परिवर्तन की जरूरत है। जिन्हें व्यवस्था चलाने की जिम्मेदारी सौंपी गई है उन्हें बदलने की जरूरत है। अगर इस आधार पर सोचा जाए और समझने की कोशिश की जाए कि कन्हैया की राजनीति और उनकी यात्रा में कहां पर कमी है, तो थोड़ा और नीचे उतरकर सोचने की जरूरत पड़ेगी। जैसा कि कन्हैया कुमार अपने कई मीडिया इंटरव्यूज में यह बता चुके हैं कि वह बिहार के बेगूसराय से आर्थिक तौर पर बहुत ही कमजोर पृष्ठभूमि वाले परिवार से आते हैं। मतलब कन्हैया कुमार की आर्थिक पृष्ठभूमि ऐसी है कि उन्हें भारत और बिहार की तकरीबन 90% आबादी जो कि आर्थिक तौर पर गरीब है उसका एक प्रतिनिधि चेहरा माना जा सकता है। भाजपा ने अपनी बेईमान और राष्ट्र विरोधी राजनीति की रणनीति के तहत जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय को बदनाम करने की कोशिश की, जबरदस्त तरीके से बदनाम किया। टीवी मीडिया के जरिए जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय को बदनाम करने की कोशिश की। साल 2015-16 में जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के अध्यक्ष कन्हैया कुमार थे और जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के कुछ और नौजवान साथियों के साथ भाजपा का जो हुड़दंग है उसने कुछ ऐसा बर्ताव किया कि उस बर्ताव के परिणाम स्वरूप साल 2016-17 के दौरान अचानक से भारत की पूरी मीडिया के जरिए देश भर में कन्हैया कुमार का नाम फैलने लगा। अचानक से बिहार के गरीब परिवार का नौजवान विपक्ष के नागरिक समाज की राजनीति की बुलंद आवाज बन गया। कन्हैया कुमार के भविष्य को राष्ट्रीय राजनीति के एक प्रमुख चेहरे के तौर पर देखा जाने लगा। इस तरह से भाजपा की बेईमान और राष्ट्र विरोधी राजनीति से निकले एक कुअवसर ने अवसर बना दिया कि कन्हैया कुमार को भारतीय राजनीति के उन आवाजों के बीच लाकर खड़ा कर दिया जहां तक पहुंचने में कईयों को पूरी जिंदगी लग जाती है, फिर भी वहां तक वह अपनी जगह नहीं बना पाते हैं। इसके बाद कन्हैया कुमार ने साल 2019 का लोकसभा चुनाव कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की तरफ से बिहार के बेगूसराय से लड़ा। कन्हैया कुमार अपने छात्र जीवन से ही वामपंथी रुझान वाले नौजवान रहे हैं, लेकिन कन्हैया कुमार ने कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया को छोड़कर कांग्रेस ज्वाइन कर लिया। कन्हैया कुमार के कांग्रेस ज्वाइन करने के पीछे कई कारण हो सकते हैं, कई व्याख्याएं गिनाई जा सकती हैं, लेकिन इस व्याख्या से कोई इनकार नहीं करेगा कि कन्हैया कुमार को यह लगा होगा कि कांग्रेस की तरफ से अगर वह चुनावी राजनीति की लड़ाई लड़ेंगे तो भविष्य उनके लिए ज्यादा सुनहरा हो सकता है। कांग्रेस में आने के बाद उन्हें नेशनल स्टूडेंट यूनियन ऑफ इंडिया यानी कांग्रेस की जो देश भर की छात्र विंग है उसका एक प्रमुख चेहरा बना दिया गया। कांग्रेस की सबसे ऊंची कमेटी यानी कांग्रेस वर्किंग कमेटी का सदस्य बना दिया गया और साल 2024 के लोकसभा चुनाव में कन्हैया कुमार उत्तरी पूर्वी दिल्ली से लोकसभा चुनाव भी कन्हैया कुमार लड़ने के लिए उतरे।
जिसमें फिर से कन्हैया कुमार की हार हो गई। अब जाकर के कन्हैया कुमार साल 2025 में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले बिहार में कांग्रेस की तरफ से पलायन रोको और नौकरी दो की यात्रा की अगुवाई करते हुए दिखाई दे रहे हैं। यह कन्हैया कुमार का एक राजनीतिक ग्राफ है अब तक का, और कन्हैया कुमार की जो अब तक की राजनीतिक यात्रा से जो पृष्ठभूमि बनती है वह बताती है कि कन्हैया कुमार को कांग्रेस की तरफ से बड़े बड़े पद मिले हैं और एक बार कांग्रेस की तरफ से लोकसभा चुनाव लड़ने का मौका भी मिला है। भारत के एक आम नौजवान को, जो कि बिहार के एक बहुत ही साधारण परिवार से आता है, एक गरीब परिवार से आता है, जिसकी उम्र मुश्किल से अभी 38 साल के आसपास भी नहीं है, उसे कांग्रेस में जितने बड़े पद मिल चुके हैं वह कोई छोटी मोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। यहां तक पहुंचने में कईयों को पूरी जिंदगी खपा देनी पड़ती है, फिर भी यहां तक वो नहीं पहुंच पाते हैं। कन्हैया कुमार की संघर्षशील और विचारशील शैली भी यह बताती है कि बहुत अच्छी बात है कि भारत की चुनावी राजनीति में कई सारी जो स्ट्रक्चरल कमियां हैं उनके होने के बावजूद भी एक संघर्षशील और विचारशील नौजवान भारत की मुख्य धारा की राजनीति का दावेदार बनने की कोशिश कर रहा है। यह बहुत अच्छी बात है, लेकिन केवल इतना भर होने से कन्हैया कुमार वह जंग नहीं जीत सकते हैं जिस जंग के लिए उन्हें तैयार किया जा रहा है। ऐसा लगता है जैसे कि उन्हें तैयार किया जा रहा है। सबके लिए राजनीति की जमीन बिल्कुल अलग अलग होती है। कन्हैया कुमार जिस राजनीतिक जमीन पर खड़े हैं उस राजनीति की जमीन का आधार कांग्रेस पार्टी है। मौजूदा वक्त में कांग्रेस पार्टी उत्तर भारत के राज्यों में जबरदस्त गिरावट के दौर से गुजर रही है। उत्तर भारत के लोग न तो कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व पर ज्यादा भरोसा कर रहे हैं और ना ही कांग्रेस पार्टी पर उलूल जुलूल बातें करते हैं कांग्रेस पार्टी के बारे में उत्तर भारत के लोग। बिहार में साल 1990 से पहले कांग्रेस का जनाधार हुआ करता था। इंडियन एक्सप्रेस के पत्रकार संतोष सिंह अपनी किताब नीतीश और लालू का बिहार, कितना राज और कितना काज में एक जगह पर यह लिखते हैं कि पटना में कांग्रेस पार्टी का कार्यालय सदाकत आश्रम में है और सदाकत आश्रम गंगा नदी के किनारे पर है। साल 1990 से जैसे जैसे गंगा नदी में पानी कम होता जा रहा है वैसे वैसे बिहार में कांग्रेस का जो जनाधार है वह भी कम होते जा रहा है। मौजूदा वक्त में बिहार के लोगों के बीच यह कल्पना तक नहीं बन रही है कि कांग्रेस स्वतंत्र तौर पर चुनाव लड़ेगी। कांग्रेस जैसी पार्टी को बिहार में पिछले कई सालों से लालू प्रसाद यादव की पार्टी के सहयोगी के तौर पर देखा जाता रहा है। यानी कन्हैया कुमार जिस राज्य में पलायन रोको और नौकरी दो यात्रा करने निकले हैं उस राज्य में कांग्रेस का जनाधार गायब हो चला है और सोशल मीडिया का जमाना होने के बावजूद भी यह जनाधार तैयार नहीं हो रहा है। ऐसे में केवल व्यक्तित्व के जादू से जनाधार का निर्माण नहीं किया जा सकता है, उसके लिए संगठन पर काम करने की जरूरत होती है, ऑर्गेनाइजेशन बिल्डिंग पर काम करने की जरूरत होती है। भारत के एक एक विधानसभा और लोकसभा क्षेत्र बहुत बड़े बड़े इलाके हैं। इतने बड़े इलाके को एक साथ साधने के लिए कांग्रेस जैसी पार्टी के लिए संगठन की भूमिका उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी नेता के व्यक्तित्व की। कन्हैया के पास व्यक्तित्व तो है मगर संगठन निर्माण का अब तक का कोई अनुभव नहीं है। कन्हैया कुमार ने अब तक की जो अपनी राजनीतिक यात्रा की है वह केवल अपने व्यक्तित्व के बलबूते की है, संगठन के बलबूते नहीं। कांग्रेस मौजूदा वक्त में भाजपा की तरह की पार्टी नहीं है जहां पर नरेंद्र मोदी के नाम पर कोई भी चुनाव जीत जाता है। कांग्रेस की राजनीतिक जमीन बिल्कुल अलग हो चली है। कांग्रेस के शीर्ष नेताओं में वह जादू नहीं है कि कोई भी चुनाव जीत जाए। कांग्रेस के बिहार और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में बहुत गहरे संगठन बनाने की जरूरत है और यहां पर कोई काम होता हुआ दिख नहीं रहा है। कन्हैया कुमार ने साल 2024 का लोकसभा चुनाव उत्तर पूर्वी दिल्ली से लड़ा। उसके बाद उन्होंने बिहार की यात्रा पर उन्हें निकाल दिया गया। कमी कांग्रेस पार्टी की है या कन्हैया की, लेकिन नौकरी दो पलायन रोको यात्रा के लिए बिहार में जिस तरह के पोस्टर लगे हैं उस तरह के पोस्टर से साफ दिखाई देता है कि बिना किसी सांगठनिक आधार के कन्हैया कुमार को बिहार के नेता के तौर पर पेश किया जा रहा है, बिहार के चेहरे के तौर पर पेश किया जा रहा है। इस तरह से संगठन नहीं बनता है। ऐसा लगता है कोई ऊपर से थोपा जा रहा है।
यहां पहले से ही पोस्टर यह बता रहे होते हैं कि पोस्टर में जो नेता केंद्रीय भूमिका में है केवल उसकी चापलूसी करना है। ऐसा नहीं है कि संगठन निर्माण करके संगठन के बीच से यहां से कोई नेता चुन करके उस पोस्टर पर लगा हुआ हो। यहां तो ऊपर से पोस्टर लगाया गया है और फिर जो कहानी निकलती है आप उसे समझ ही सकते हैं। यकीनन कन्हैया कुमार एक बहुत बड़ा चेहरा है। सोशल मीडिया के जमाने में उनकी पहुंच कांग्रेस के दूसरे नौजवान नेताओं से बहुत ज्यादा है। मगर बिहार से ही आने वाले कांग्रेस के एक युवा नेता अनुपम को ही देख लीजिए। अनुपम ने बहुत लंबे समय से युवा हल्ला बोल के बैनर के तले बेरोजगारी के मुद्दे पर काम किया है। वह कांग्रेस के मौजूदा वक्त के प्रवक्ता भी हैं। वह भी एक समझदार नेता है। कांग्रेस को ऐसी टीम बनानी चाहिए थी जिसमें सभी मजबूत स्तंभ की तरह दिखाई दे, मजबूत स्तंभ की तरह जमीन पर काम करते हुए दिखाई दे। मतलब मान के देखिए कि एक व्यक्ति जो युवा हल्ला बोल के अंतर्गत बहुत लंबे समय से काम करता आ रहा है, बेरोजगारी पर काम करते आ रहा है, वह व्यक्ति संगठन में धीरे धीरे संगठन में समाहित होना चाहिए था। लेकिन जो चेहरा बना वह ऊपर से लाया हुआ दिखाया जा रहा है। इस तरह से चीजें क्या होती हैं, एक संगठन निर्माण की शक्ल में नहीं आ पाती हैं। कन्हैया कुमार की यात्रा के साथ चलने वाले नौजवान कहते हैं और खुद कन्हैया कुमार भी कहते हैं कि यात्रा कन्हैया की यात्रा नहीं है, बेरोजगारी के मुद्दे पर की जा रही यात्रा है, जिसकी कमान कांग्रेस के नौजवान कार्यकर्ताओं के हाथों में है। लेकिन इसका बिल्कुल उल्टा पोस्टर पर दिखाई देता है। मधुबनी और सहरसा में मैंने पाया कि बड़े बड़े पोस्टर पर राहुल गांधी के साथ कन्हैया कुमार को केंद्रीय भूमिका में दिखाया गया है। पोस्टर साफ साफ बता रहे हैं कि यह यात्रा कन्हैया कुमार की यात्रा है। ऐसे पोस्टर तब काम करते हैं जब संगठन पर पोस्टर पर दिखने वाले नेता की पकड़ होती है। सहरसा और मधुबनी की कन्हैया की यात्रा में मैंने पाया कि मुश्किल से 200 से 300 लोग भी यात्रा के साथ नहीं चल रहे हैं। जितना बड़ा कन्हैया कुमार का व्यक्तित्व और उसकी आग है, उसके मुकाबले यह बहुत कम संख्या है। कन्हैया कुमार की यात्रा के सबसे आगे 40 से 50 की संख्या में वैसे नौजवान चलते हैं जिनके साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बहुत बड़ी नाइंसाफी की है, जिनका कहना है कि उन्होंने साल 2019 से 21 के बीच डिफेंस की परीक्षा पास की मगर उन्हें ज्वाइनिंग लेटर नहीं मिला। यह नौजवान लगातार चल रहे हैं। इन नौजवानों का कहना है कि इनके मुद्दे के पीछे कन्हैया की यात्रा चल रही है। 16 मार्च से यही लोग लगातार बने हुए हैं, बाकी लोग आते हैं और चले जाते हैं। सच कहें तो बात यही है कि अगर इन नौजवानों को कन्हैया की यात्रा से निकाल दिया जाए तो कन्हैया की यात्रा में बेरोजगारों के प्रतिनिधि दिखाई ही नहीं देंगे। यही लोग चिल्ला चिल्ला कर नारे लगाते हैं, बेरोजगारों की दास्तान बयान करते हैं और इसके पीछे उम्मीद से बहुत कम संख्या में नौकरी दो पलायन रोको के बैनर तले कन्हैया के पीछे भीड़ चलती है। अगर इस भीड़ से झंडों से दिखने वाले भीड़ को हटा दिया जाए तो भीड़ से निकलने वाली तस्वीर बहुत ही ज्यादा छिटपुट तस्वीर दिखाई देगी। कन्हैया की सहरसा और मधुबनी की यात्रा के दौरान मैंने पाया कि रात में जहां पर यात्रा का जत्था रुकता है वहां पर कन्हैया कुमार नहीं रुकते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब मैंने उनसे यह सवाल पूछा तो उन्होंने यह कहा कि वह इसी यात्रा के संदर्भ में दूसरी जगह पर मुलाकात कर रहे होते। फिर भी मनोविज्ञान का एक सामान्य सा नियम यह है कि कार्यकर्ता के मन में जब नेता के लिए समानता की भावना नहीं पनपती है स्वाभाविक तौर पर, तो वह नेता के साथ गहरा लगाव नहीं बना पाता है। यह वक्त संगठन निर्माण का वक्त है बिहार में, और संगठन निर्माण का बुनियादी तत्व है कि जितने भी लोग हैं वह सब कन्हैया के साथ या उस चेहरे के साथ लगाव करें जो उनकी अगुवाई कर रहा है। कन्हैया की यात्रा मार्च की गर्मी में हो रही है। चिलचिलाती हुई धूप का यह मौसम भी कम भीड़ का कारण हो सकता है, मगर इन सबके बावजूद कन्हैया की यात्रा के 2 दिन के सहयात्री होने के नाते यह दिखाई देता है कि कन्हैया की यात्रा का माहौल, वह आग, वह तपिश, वह माहौल नहीं पैदा कर पा रहा है जिसे देख करके लोग व्यवस्था परिवर्तन के बारे में सोचें। कन्हैया कहते हैं कि वह एनजीओ नहीं है, वह राजनीति करने आए हैं। मगर जब वह राजनीति कर रहे हैं तो पता नहीं क्यों जो राष्ट्रीय जनता दल है उनके कारनामों पर मुखर होकर के बात नहीं करते। कुल मिलाजुलाकर कहा जाए तो अंतिम बात यही है कि केवल व्यक्तित्व के बलबूते कांग्रेस जैसी ढहती पार्टी में बिहार की राजनीति नहीं की जा सकती है, बिहार का नेता नहीं बना जा सकता है। कन्हैया के व्यक्तित्व का जादू बहुत गहरा चलेगा।
बशर्ते वह लंबा सोचकर संगठन निर्माण पर ध्यान दें और अगली बार जब यात्रा करें तो वैसा लगे कि उनकी यात्रा में कई क्षेत्र से आने वाले बेरोजगार मजदूर, बेरोजगार नौजवान सब के सब शामिल हैं और लगातार चल रहे हैं। शुक्रिया।